नमस्ते और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम भारत की आर्थिक यात्रा के डीएनए को समझने की कोशिश करेंगे एक ऐसी कहानी जो आजादी के बाद एक नाजुक अर्थव्यवस्था से शुरू होती है और आज दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती इकोनॉमीज में से एक तक पहुंचती है। इस कहानी की पटकथा लिखी गई 5 ईयर प्लान्स यानी पंचवर्षीय योजनाओं के जरिए। बिल्कुल। और इसे समझने के लिए हमारे पास मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन की रिपोर्ट्स हैं, नीति आयोग के दस्तावेज हैं और कुछ जाने माने अर्थशास्त्रियों के विश्लेषण भी। हमारा मकसद सिर्फ ये बताना नहीं है कि किस योजना में क्या हुआ, बल्कि ये समझना है कि भारत ने अपनी आर्थिक रणनीति कैसे बनाई, क्या सफल रहा, क्या नहीं। और प्लानिंग कमीशन से नीति आयोग तक का यह सफर क्यों और कैसे तय हुआ। क्योंकि ये सिर्फ आंकड़ों की कहानी नहीं है ना, ये तो भारत की आकांक्षाओं, हमारी चुनौतियों और बदलते वैश्विक परिदृश्य के साथ तालमेल बिठाने की कोशिशों का प्रतिबिंब है। हर योजना अपने आप में एक अलग अध्याय है। तो चलिए इस पूरी प्रक्रिया को परत दर परत खोलते हैं। चलिए तो सबसे बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। भारत को प्लानिंग की जरूरत ही क्यों पड़ी? देखिए 1947 में जब हमें आज़ादी मिली तो हमें विरासत में एक औपनिवेशिक मतलब कॉलोनियल और बहुत ही पिछड़ी हुई अर्थव्यवस्था मिली थी। मतलब नेशनल इनकम बहुत कम थी, गरीबी हर तरफ थी और इंडस्ट्रियल बेस तो लगभग ना के बराबर था। तो ऐसी चुनौतियों के लिए एक ऑर्गेनाइज्ड, एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच की सख्त जरूरत थी। और यहीं से प्लानिंग कमीशन यानी योजना आयोग का जन्म हुआ 15 मार्च 1950 को। जी, और ये विचार सोवियत संघ के मॉडल से प्रेरित था जिसे जोसेफ स्टालिन ने 1920 के दशक में लागू किया था। उस वक्त दुनिया में प्लानिंग का यही सबसे मजबूत मॉडल रहा होगा। हाँ बिल्कुल। योजना आयोग का काम था देश के संसाधनों मतलब रिसोर्सेज का आकलन करना और उनके सबसे बेहतर और संतुलित उपयोग के लिए योजनाएं बनाना। तो पहली पंचवर्षीय योजना फर्स्ट 5 ईयर प्लान 1951 से 56 तक, हमारे सोर्सेज बताते हैं कि ये हैरड डोमा मॉडल पर आधारित थी। ये सुनने में तो बड़ा टेक्निकल लगता है, इसका असल में मतलब क्या था? हाँ, पर इसे अगर हम आसान शब्दों में समझें तो हैरड डोमा मॉडल ये कहता है कि इकोनॉमिक ग्रोथ 2 चीजों पर निर्भर करती है। ओके। एक, देश कितना सेव और इन्वेस्ट करता है और दूसरा, उस इन्वेस्टमेंट से कितना आउटपुट या प्रोडक्शन होता है। अच्छा। उस समय भारत के पास पूंजी की बहुत कमी थी, तो सरकार का जोर था डोमेस्टिक सेविंग्स बढ़ाने पर और उस पैसे को बांध और बिजली घरों जैसी बड़ी परियोजनाओं में लगाने पर। मतलब जो भी सीमित पैसा है उसे ऐसी जगह लगाओ जहां से सबसे ज्यादा फायदा हो। बिल्कुल। और उस वक्त की सबसे बड़ी जरूरतें थी शरणार्थियों का पुनर्वास, खाद्य आत्मनिर्भरता और महंगाई पर काबू पाना। तो जाहिर है फोकस एग्रीकल्चर, प्राइस स्टेबिलिटी, पावर और ट्रांसपोर्ट पर था। और ये योजना उम्मीद से ज्यादा सफल रही। टारगेट ग्रोथ था 2.1%, जबकि एक्चुअल ग्रोथ 3.6% रहा। अच्छी फसल ने इसमें बहुत बड़ी भूमिका निभाई। तो पहली योजना से एक मजबूत नींव रखी गई, लेकिन दूसरी योजना सेकेंड 5 ईयर प्लान 1956 से 61 में तो दिशा पूरी तरह बदल गई। हाँ, एक बड़ा बदलाव आता है। ये योजना प्रोफेसर पीसी महालनोबिस के मॉडल पर आधारित थी, इसलिए इसे महालनोबिस प्लान भी कहते हैं। और इसमें फोकस कृषि से हट गया पूरी तरह। फोकस अब रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी तेजी से औद्योगिकीकरण पर चला गया, खासकर हेवी एंड बेसिक इंडस्ट्रीज पर। हेवी इंडस्ट्रीज मतलब जैसे स्टील प्लांट्स? हाँ बिल्कुल। भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला में जो बड़े बड़े स्टील प्लांट बने वे इसी योजना की देन है। लेकिन ये बड़ा दांव उल्टा पड़ गया है ना। हमारे सोर्सेज बताते हैं कि विदेशी मुद्रा मतलब फॉरेन एक्सचेंज का संकट खड़ा हो गया। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। यही उस रणनीति की सबसे बड़ी कमी थी। भारी उद्योगों के लिए मशीनें इंपोर्ट करनी पड़ती हैं और उसके लिए चाहिए फॉरेन एक्सचेंज। और हमने एक्सपोर्ट्स को मजबूत करने पर ध्यान नहीं दिया। नतीजा, विदेशी मुद्रा का भंडार खाली होने लगा और कीमतें भी लगभग 30% तक बढ़ गईं। और ये सबक सीखने का मौका मिलता उससे पहले ही तीसरी योजना 1961 से 66 तो एक तरह से पटरी से ही उतर गई। हाँ, लक्ष्य तो बड़ा था, भारत को आत्मनिर्भर और आत्म उत्पादक अर्थव्यवस्था बनाना। कृषि को फिर से प्राथमिकता दी गई। लेकिन फिर क्या हुआ? लेकिन योजनाएं कागज पर बनती हैं और असलियत जमीन पर होती है। 1962 में चीन के साथ युद्ध, 1965 में पाकिस्तान के साथ युद्ध और 1965-66 का भीषण सूखा, इन सब ने मिलकर सब कुछ तबाह कर दिया। तो ये योजना पूरी तरह से विफल रही? पूरी तरह।
टारगेट ग्रोथ 5.6% था, पर हासिल हुआ सिर्फ 2.8%। देश का फोकस विकास से हटकर रक्षा यानी डिफेंस पर शिफ्ट हो गया। तो तीसरी योजना की इस विफलता के बाद एक ब्रेक लिया गया, जिसे प्लान हॉलिडे कहते हैं, 1966 से 69 तक। बिल्कुल, वो एक पैनिक रिएक्शन जैसा था। पंचवर्षीय योजना बनाने के लिए संसाधन ही नहीं थे, इसलिए 3 वार्षिक योजनाएं एनुअल प्लान्स बनाई गईं। और इसका सबसे बड़ा नतीजा क्या निकला? इस दौरान सारा जोर सिर्फ और सिर्फ कृषि पर लगा दिया गया। एक नई कृषि रणनीति लागू की गई। हाई यील्डिंग वैरायटीज ऑफ सीड्स का वितरण, उर्वरकों का उपयोग और सिंचाई पर जोर। तो यहीं से भारत में हरित क्रांति, ग्रीन रेवोल्यूशन की नींव पड़ी। हाँ, जिसने आगे चलकर भारत को खाद्य सुरक्षा दी। एक बार खाद्य सुरक्षा की नींव पड़ गई तो ध्यान वापस गरीबी पर गया। और फिर आया 70 का दशक, जो राजनीतिक रूप से बहुत उथल-पुथल भरा था। चौथी योजना, फोर्थ प्लान, 1969-74, इंदिरा गांधी के नेतृत्व में आई। हाँ, और इसके 2 मुख्य उद्देश्य थे, ग्रोथ विद स्टेबिलिटी मतलब स्थिरता के साथ विकास, और प्रोग्रेसिव अचीवमेंट ऑफ सेल्फ रिलायंस यानी आत्मनिर्भरता। इसी दौरान 1971 में गरीबी हटाओ का प्रसिद्ध नारा दिया गया। और 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण, नेशनलाइजेशन भी हुआ। ये बहुत दिलचस्प है। मतलब गरीबी हटाओ और बैंकों का राष्ट्रीयकरण, ये सब चौथी योजना के बड़े इकोनॉमिक फ्रेमवर्क का हिस्सा थे। बिल्कुल, लेकिन 1971 का युद्ध और बांग्लादेशी शरणार्थियों के आने से ये योजना भी ज्यादा सफल नहीं हो सकी। और यही कहानी 5वीं योजना 1974-79 में भी जारी रही। गरीबी हटाओ और आत्मनिर्भरता पर जोर बना रहा। लेकिन देश राजनीतिक संकट में फंस गया। 1975 में इमरजेंसी लगी और 1978 में जब जनता पार्टी की सरकार आई तो उन्होंने इस योजना को समय से 1 साल पहले ही समाप्त कर दिया। मतलब राजनीतिक अस्थिरता ने इकोनॉमिक ब्लूप्रिंट्स को पटरी से उतार दिया। सही कहा। तो 70 के दशक की उथल-पुथल के बाद 80 के दशक में कुछ स्थिरता आई। 7वीं योजना 1985-90 काफी सफल रही। बहुत सफल रही। अर्थव्यवस्था ने 5% के लक्ष्य के मुकाबले 6% की वृद्धि दर हासिल की और पहली बार हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ के दौर से बाहर निकली। और फिर आया 1990 का दशक और 8वीं योजना 1992 से 97 तक। ये तो एक ऐतिहासिक मोड़ था। हाँ, राजनीतिक अस्थिरता के कारण ये योजना 2 साल देरी से शुरू हुई। लेकिन इसी दौरान भारत एक बड़े आर्थिक संकट से भी तो गुजर रहा था। बिल्कुल, और ये एक क्लासिक क्राइसिस एज एन अपॉर्चुनिटी वाला मामला था। संकट इतना गहरा था कि बड़े और कड़े फैसले लेने के अलावा कोई चारा नहीं था। और प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव के नेतृत्व में स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट पॉलिसीज अपनाई गई। जी, जिन्हें हम उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण LPG के नाम से जानते हैं। 8वीं योजना इसी नई आर्थिक नीति की पहली बड़ी अभिव्यक्ति थी। और इसका नतीजा जबरदस्त रहा। 6.8% की विकास दर, जो उस समय तक की सबसे ज्यादा थी। बिल्कुल, और यहाँ से प्लानिंग की सोच में एक और गहरा बदलाव आया, खासकर 10वीं योजना 2002 से 2007 तक। क्या बदलाव था वो? अब सिर्फ GDP ग्रोथ ही लक्ष्य नहीं रहा। योजना में पहली बार मॉनिटरेबल टारगेट्स यानी निगरानी योग्य लक्ष्य शामिल किए गए। तो इसका मतलब ये हुआ कि सोच अब लेट्स जस्ट मेक द पाई बिगर से बदलकर लेट्स मेक श्योर एवरीवन गेट्स अ स्लाइस की तरफ जा रही थी। एकदम सही। अब सिर्फ आर्थिक विकास नहीं बल्कि सामाजिक विकास पे भी ध्यान दिया जाने लगा। जैसे साक्षरता और मजदूरी में जेंडर गैप्स को कम करना, शिशु और मातृ मृत्यु दर को घटाना और प्रमुख नदियों की सफाई जैसे सामाजिक और पर्यावरणीय लक्ष्य। 11वीं योजना 2007-12 ने इस विचार को और आगे बढ़ाया। इसका शीर्षक ही था टुवर्ड्स फास्टर एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ। हाँ, इस योजना ने खुलकर स्वीकार किया कि विकास तो हो रहा है, लेकिन इसका फायदा SCs, STs और अल्पसंख्यकों जैसे कई समूहों तक पर्याप्त रूप से नहीं पहुंच रहा है। इसलिए गरीबी और बेरोजगारी कम करने पर विशेष ध्यान दिया गया। और फिर आई आखिरी कड़ी, 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 17, जिसका नारा था फास्टर, सस्टेनेबल एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ। इसमें सस्टेनेबल यानी सतत विकास का पहलू भी मजबूती से जोड़ा गया। जी, इसमें 25 मुख्य निगरानी योग्य लक्ष्य थे, जैसे कृषि विकास दर 4% करना, 5 करोड़ नए रोजगार पैदा करना और सभी गांवों तक बिजली पहुंचाना।
पर ये भारत की आखिरी पंचवर्षीय योजना साबित हुई। और यहीं पर कहानी में सबसे बड़ा मोड़ आता है। 2015 में 65 साल पुराने योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया और उसकी जगह नीति आयोग का गठन किया गया। इतना बड़ा बदलाव क्यों? इसके पीछे जो मुख्य सोच थी वो ये थी कि एक वन साइज फिट्स ऑल यानी सबके लिए एक जैसी नीति वाला टॉप डाउन मॉडल अब 21वीं सदी के भारत के लिए उपयुक्त नहीं था। मतलब दिल्ली में बैठकर सबके लिए एक ही योजना बनाना अब मुमकिन नहीं था। अव्यावहारिक हो गया था। भारत की अर्थव्यवस्था और राज्यों की जरूरतें इतनी विविध हो चुकी थीं। ठीक है, तो नीति आयोग को एक थिंक टैंक या सलाहकार निकाय बना दिया गया। लेकिन कई आलोचक कहते हैं कि नीति आयोग एक टूथलेस टाइगर है। मतलब प्लानिंग कमीशन के पास तो राज्यों को फंड आवंटित करने की पावर थी, नीति आयोग के पास तो ये शक्ति है ही नहीं। देखिए, ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। ये सच है कि नीति आयोग के पास फंड आवंटित करने की शक्ति नहीं है। वो काम अब सीधे वित्त मंत्रालय करता है। तो फिर इसकी भूमिका क्या है? यानी सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना। नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल में सभी मुख्यमंत्री शामिल हैं, जो नीति निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाते हैं। अच्छा, ये ज्ञान और बेस्ट प्रैक्टिसेस का एक हब है। ये अब 5 साल के प्लान की जगह 15-year रोड मैप और 7-year विजन, स्ट्रैटेजी एंड एक्शन प्लान जैसे लंबे समय के दस्तावेज तैयार करता है। तो ये एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चरल बदलाव है। हाँ, जहां जोर आदेश देने पर नहीं बल्कि सहयोग करने पर है। तो आज हमने देखा कि कैसे भारत की पंचवर्षीय योजनाओं का सफर देश की जरूरत के हिसाब से लगातार विकसित होता रहा। पहली योजना की बुनियादी जरूरतों से लेकर 12वीं योजना के समावेशी और सतत विकास के लक्ष्यों तक। बिल्कुल, ये दिखाता है कि हमारी आर्थिक सोच कितनी परिपक्व हुई है। यह यात्रा एक केंद्रीकृत राज्य नियंत्रित अर्थव्यवस्था से एक ज्यादा लचीले और सहकारी व्यवस्था की ओर बढ़ने की कहानी है। और हर योजना ने, चाहे वो सफल हो या असफल, हमें भविष्य के लिए महत्वपूर्ण सबक सिखाए हैं। असफलताएं शायद सफलताओं से भी बड़ी शिक्षक रहीं। और अब आखिर में एक विचार। पंचवर्षीय योजनाओं का दौर खत्म हो गया है, लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि देश के लिए लंबी अवधि की योजना बनाने का दौर भी खत्म हो गया है? जलवायु परिवर्तन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी चुनौतियों का सामना कर रही दुनिया में देश के भविष्य की रूपरेखा तैयार करने में नीति आयोग जैसी थिंक टैंक की क्या भूमिका होनी चाहिए? क्या एक 15 वर्षीय विजन डॉक्यूमेंट एक 5 वर्षीय योजना से बेहतर उपकरण है? इस पर सोचिएगा जरूर।